हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे, है ना। मैडम के तो कंटिन्यू फिजिक्स के लेक्चर आ रहे, परंतु सर के नहीं आ पा रहे थे। अब से आएंगे, सर की तबीयत खराब हो गई थी। और आप सभी को पता है कि आज आपका टाइटल नहीं लिखा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब। तो मैं ही बता देता हूं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत। डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत जो उन्होंने सन 1808 के आसपास दिए थे। ठीक है। अब बच्चा, ये वाला प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आता है कुछ कुछ जगह पे, और सत्य सत्य में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि डॉल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था। क्या पूछ लेते हैं, क्या पूछ लिया जाता है कि डॉल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था, सत्य है या असत्य है। और बच्चे सर्च करके आ जाते हैं, और जैसे ही वो इसे सही बताते हैं उनके एक नंबर जो है वो गलत हो जाते हैं। क्योंकि परमाणु मॉडल और परमाणु सिद्धांत दोनों अलग अलग चीजें हैं। परमाणु सिद्धांत का मतलब यह बताया गया था कि परमाणु कैसा हो सकता है ना, और परमाणु में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और मॉडल का मतलब परमाणु का आकार, आकृति, अपरमाणविक कण किस प्रकार होते हैं, इस चीजों की व्याख्या की गई है, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। यहां उससे कोई लेने देना इसका नहीं है। तो हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत, न कि डॉल्टन के परमाणु मॉडल। ठीक है, ये इस प्रकार से आएगा। और यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा में ये आता ही है कभी कभार, है ना। मोस्ट प्रोबेबली आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से जरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो फिजिक्स की क्लास में आके चले गए वो दोबारा रीज्वाइन हो जाइए, है ना भैया। अब बात करते हैं कि सबसे पहला जो परमाणु सिद्धांत है वो डॉल्टन ने क्या दिया, है ना। अच्छा, इसके पहले हमारे यहाँ आचार्य कणाद जो है उन्होंने सेम की सेम बातें बता दी गई थी, परंतु वो हो सकता है लोगों को रिफाइन नहीं लगी हो। दोबारा डॉल्टन ने बता दी। और डॉल्टन एक स्कूल टीचर थे। आपको यदि विशेष जानकारी हो तो यहां पर लिखा हुआ है, और लिखते हैं अपन। सबसे पहला, द्रव्य का अविभाज्य, द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। द्रव्य जो है वो अविभाज्य परमाणु से बना है। ये एक लाइन में लिख तो दिया है, बच्चे से याद करते हैं खूब ज्यादा, परंतु बात क्या है इस पर अपन आगे पढ़ेंगे, और ये भी ट्रू एंड फॉल्स में आता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके पास में एक लड्डू है। ठीक है, क्या है, एक लड्डू है। अब सोच लो कि है, एक लड्डू है तुम्हारे पास में। अब इस लड्डू को आपने जमीन पर पटका, है ना। मत पटको जमीन पे, मुक्का मार दो एक, क्या होगा। ये छोटे छोटे कणों में, बूंदी का रहा तो और छोटे छोटे कणों में ऐसे बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। फिर क्या होगा, आप इसमें से एक छोटी सी बूंदी उठाओगे, फिर उसे भी अपनी छोटी उंगली से रगड़ दोगे। सही बात है, और महीन पाउडर बन जाएगा। बिल्कुल, मतलब बोर्ड में कैसे बनाऊं मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, और महीन पाउडर में बदल जाएगा। फिर आप के पास में कोई ऐसा यंत्र हो जो उस पाउडर के भी और बारीक डीप जा सकता है, और नीचे आ गए अपन। ठीक बात। एक स्थिति ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी डॉल्टन के अनुसार कि अब आप इसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, कर सकते हैं।
और जिसे आप विभाजित नहीं कर सकते, जिसे आप विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? अविभाज्य कण। तो यहां पर जो अंतिम स्टेज होगी, जो सबसे छोटा डॉट होगा, इसे आप और अधिक सूक्ष्म मात्रा में नहीं तोड़ सकते। इसीलिए यह कहा गया है कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। क्या लिख रहे हैं आप? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया सर। टाइम क्या है? टाइम ऐसा है बच्चा कि 4:30 बजे से 11 की क्लास स्टार्ट हो जाती है रोज। ठीक है, अभी बायोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई है। यदि बायोलॉजी भी स्टार्ट हो जाए तो 4 बजे से ही चालू हो जाएगी। 4 बजे से 6 बजे तक 11th, और इसके बाद में जो है 12th। पीसी बैटरी इज रनिंग आउट, तो मुझे इसे चार्ज पे लगाना होगा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमारी लाइव स्ट्रीम बीच में रुक जाती, पर थैंक्स टू यू कि मैं आपके कमेंट पढ़ने रुक गया तो मुझे दिख गया कि बैटरी जो है वो जाने वाली। अब नहीं जाएगी, हम चार्ज पे लगा चुके है ना। तो और ज्यादा विभाजित नहीं हो सकते। ये वाली बात किसने कही बेटा? डाल्टन ने। अब एक चीज यहां पर आप देखोगे कि हमारे पास में टोटल 118 तत्व है। ठीक है, कुछ धातु है, कुछ अधातु है, कुछ ये समझ लो कि उपधातु है। तो आगे एक और कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, जो वैज्ञानिकों के बीच में जंग छिड़ी गई थी एक समय, कि जो आपका द्रव्य है, द्रव्य आपको पता चल गया कि एक अविभाज्य कण है। उन अविभाज्य कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो ये जो परमाणु है, ये कण के जैसे होगा या फिर ये जो है भाई साहब, ये तरंग के जैसे होगा? क्योंकि बताओ, कोई चीज आप बारीक करते जाओ, बारीक करते जाओ, बारीक करते जाओ, बहुत ज्यादा ही लेवल पे आपने बारीक कर दिया, तो आप उसे देख पाओगे क्या? मतलब आगे महर्षि कणाद ने उस समय बता दिए थे कि मनुष्य द्वारा, मतलब स्वयं वो अपनी किसी भी ज्ञान इंद्रिय से परमाणु को नहीं देख सकता। तो कण भी होगा तो आप उसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हो। तरंग भी होगा तो तरंग के लिए आजकल काफी सारे डिवाइसेस आ चुके हैं। तो क्या तरंग होगा या कण होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो आप ये समझ लो कि आपने इतने छोटे कण कर दिए कि आप बता ही नहीं सकते कि वो कण है कि तरंग है। ये अपना आगे का टॉपिक रहेगा। अब दूसरी लाइन में क्या लिखा है इन्होंने, इस पर बात कर लेते हैं, है ना। किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान, एक समान। अच्छा, ये याद करना हो तो याद कर लेना, समझना हो तो समझ लेना। आप कमेंट क्यों डिलीट कर रहे हो बेटा? मनीष मीना मीना, कमेंट डिलीट मत करो यार, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हारे कमेंट से? किसी तत्व के सभी परमाणु के एक समान द्रव्यमान, एक समान द्रव्यमान सहित एक सहित एक समान गुणधर्म होते हैं ना, एक समान गुणधर्म होते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है सर? इस लाइन का क्या मतलब है, इसे अच्छे से बताओ। तो सुनो अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनो कि ये जो दूसरी लाइन है, जो दूसरा पॉइंट डाल्टन ने कहा था, इसका मतलब क्या है। हमारे पास टोटल 118 तत्व है। कितने तत्व है? 118 तत्व। ठीक है, अब हम उदाहरण के लिए उठाते हैं लोहा। हम किसका उदाहरण उठाते हैं? लोहा, आयरन, Fe। या आपने एक लोहा धातु लिया, ठीक है, ये लोहा धातु की एक चादर है। वैसे टीन की चादर होती है, मैंने लोहे की ले ली। टीन की चादर बनती है, हमने लोहे की ले ली। ठीक बात। अब इस लोहे की चादर को जब आपने परमाणविक लेवल पे छोटा कर लिया, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और इसे एटॉमिक लेवल तक आपने तोड़ लिया, तो आप वहां पर यह पाओगे कि इसके जो परमाणु होंगे, इसके जो छोटे छोटे परमाणु होंगे, उन परमाणु का द्रव्यमान, सभी परमाणु का द्रव्यमान, आप किसी भी परमाणु को उठाइए,
उन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान होगा। एक समान से तात्पर्य, आपने मान लीजिए एक परमाणु उठाया, उसका जो द्रव्यमान है वो निकला 1.06 इंटू 10 की घात 24, है ना, -24 पकड़ लो, या ये कर लो, चलो -27 कर देते हैं ना। इतना एक मान के चलो कि इतना निकला, रैंडम उठाया आपने। फिर आप किसी दूसरे का रैंडम उठाओगे तो उसका भी द्रव्यमान कितना निकलेगा, इतना। फिर आप तीसरे का भी उठाओगे तो उसका द्रव्यमान कितना निकलेगा, इतना ही निकलेगा। ये हो गया पहला गुण। अब आपको मालूम होना चाहिए कि लोहे का गुण जो है वो तो होता है, वो चुंबक के प्रति आकर्षण दिखाने वाला होता है, या आप ये कहेंगे कि विद्युत के प्रति ये सुचालक होते हैं। तो आप यदि इसमें से एक परमाणु उठाएं और उसे चुंबक के पास ले जाए तो हो सकता है नहीं, होगा ही कि ये चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाए। सेम चीज आप लोहे में उपस्थित सभी परमाणुओं के साथ करेंगे तो हो सकता है वो चुंबक से आकर्षित हो जाए। तो किसी तत्व के सभी परमाणु का एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं, उनका द्रव्यमान और उनके गुणधर्म एक जैसे होते हैं। परंतु अब यदि आप लोहे के साथ सोने को कंपेयर करें, किसे कंपेयर करें बेटा, सोने को, ये आपका हो गया गोल्ड, ये हमने ले लिया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड मींस सोना। तो सोने को भी जब हम एटॉमिक लेवल पर तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे सोने के परमाणु, ठीक है। और सोने के परमाणु के सभी का द्रव्यमान, जैसे यहां पर हमने एक वैल्यू लिख दी, हो सकता है इसकी वैल्यू जो हो वो उससे थोड़ी ज्यादा हो। इससे क्या हो बेटा, थोड़ी सी ज्यादा हो, ठीक है। ऐसे करके आप इसे लिख सकते हो। ये एक वैल्यू है जो मैंने यहां पर लिखी, आप राइट मत मान लीजिएगा। और सोने कैसा होता है, सोना बिल्कुल एकदम चमकदार होता है, तो सोने के जो परमाणु भी होंगे वो कैसे दिखेंगे आपको, चमकदार, ठीक है। कोई भी परमाणु उठा लो वो एक जैसा ही गुणधर्म आपको दिखाएगा। ये किसकी प्रकृति है, सोने की। तो किसी भी तत्व के सभी परमाणु एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म वाले होते हैं। और जो अगली लाइन यहां पर लिखी हुई है, विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान से भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान से भिन्न होते हैं, ठीक है। लोहे के परमाणु के गुणधर्म अलग होंगे, उनका द्रव्यमान अलग होगा। सोने के परमाणु का द्रव्यमान और उनके गुणधर्म अलग अलग होंगे। यह है आपका दूसरा पॉइंट जो कि डाल्टन ने आपको बताया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यह है कि आप यदि एक से अधिक तत्वों को चलो तत्वों को नहीं करते हैं, तत्वों के परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तब यौगिक बनते हैं। तब क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। अब इसका उदाहरण मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर से बता देता हूं। जब हम निश्चित अनुपात का नियम पढ़ रहे थे तब हमने ये वाली बात पढ़ी थी कि डाल्टन ने ये बताया था कि यौगिक कैसे बनते हैं। तो जब आप दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं को मिलाने जाते हैं और आप बिल्कुल रेशो मिक्स रखते हो, बैलेंस रखते हो, निश्चित रखते हो। बैलेंस का मतलब यह है कि मान लीजिए आप
हाइड्रोजन 2 लेते हो और इसे एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ मिला देते हो। अब बोलो सर ऑक्सीजन एक नहीं आता, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसे 2 कर दो, इसे 4 कर दो, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। जब आप इन्हें मिलाओगे तो आपको 2H2O प्राप्त होगा, ठीक है। और ये एक यौगिक है। यौगिक की क्या खास बात है कि इन्हें सरल विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। सरल विधियों द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं किया जा सकता। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब यौगिक बनते हैं। पता नहीं बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या दिक्कत है उन्हें आज के लेक्चर में, क्यों नहीं देख पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चौथा नियम ये बोला गया सिंपल एंड स्वीट भाषा में, 6 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, काय की 6 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 12th की। आगे यहां पर यह बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा या रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं में, परमाणुओं नहीं है, परमाणु है, परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इससे ना ही इन्हें बनाया जा सकता है, ना ही इन्हें बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, जा सकता है, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं बच्चा। बहुत सारे उदाहरण हैं, ये पता नहीं कहाँ से छूट गया, चलो इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं और ये यहाँ का होगा, है ना, ये यहाँ का है। एग्जाम्पल के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, हम लेते हैं सोडियम धातु। हम क्या करते हैं बेटा, सोडियम धातु लेते हैं। बड़ा ही फेमस प्रयोग है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। आप सोडियम धातु लेते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं, है ना। कोई डायरेक्टली प्रैक्टिकल करने मत पहुंच जाना। आप क्या करते हो, सोडियम धातु लेते हो और उसे जल में मिलाते हो, रासायनिक अभिक्रिया करवाते, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा बेटा, ये जो बना लेगा, ये बना लेगा एक हाइड्रोजन, मान लो ये आपने 2 ले लिया, ये भी आपके पास में 2 है, तो यहां पर बन जाएगा 2NaOH, ठीक है। और बाहर निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस और साथ में काफी सारी ऊष्मा। तो यहां पर आपके पास में हाइड्रोजन, सोडियम आपने 2 लिया था, जल के भी आपने 2 अणु लिए थे, तो आपको 2 क्षार के अणु प्राप्त हो गए और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो गई। यहां से 2 हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है, टोटल 4 हाइड्रोजन थी, तो यहां पर 2 ही हाइड्रोजन बची है, 2 परमाणु हमने गैस के रूप में मुक्त कर दिए, ठीक है। सिमिलरली एक और प्रयोग आप देख सकते हो कि आप यदि Na लो और उसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवा दो, तो फिर से आप दोनों चीजें ले लो सभी की भाई साहब, नहीं तो आप बोलोगे बैलेंस नहीं हो। तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबल भी चांसेस है कि NaCl बन सकता है और बाहर फिर से आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल सकती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहां पर हम हर बार देख रहे हैं कि एक नया अणु जो है वो OH के साथ जुड़ जा रहा है और यहां से हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जा रही है ना। एक अणु जुड़ रहा है, दूसरा अणु बाहर निकल जा रहा है। तो क्या हो रहा है, हर बार परमाणु जो है वो अपनी व्यवस्था को बदल रहे हैं, हर बार वो एक नए यौगिक के, आप ये कह सकते हो नए स्पीसीज के साथ जुड़ सकते हो, मैं यौगिक नहीं बोल सकता, एक नए
स्पीसीज के साथ जुड़कर एक उत्पाद बना दे रहा है ना, या आयन बोल लो, क्योंकि जब H बाहर निकलता है तो OH आयन बच जाता है। तो इस प्रकार से हर बार परमाणु जो है वो अपना स्थान बदल लेते हैं। क्या बदल लेते हैं? स्थान बदल लेते हैं बार बार, और इसी से नए नए यौगिकों का जन्म होता है। ठीक है, तत्व तो 118 ही है, परंतु आज ही मैंने क्लास में बोला था कि हमारे पास में यौगिक बहुत सारे हैं। हम हर बार मिलाएंगे परमाणु, यौगिक जस्ट लाइक परमाणु की जो प्रकृति है ना, यौगिक या तत्व नहीं कह सकते, परमाणु की जो प्रकृति है वो हमारी इच्छाओं के जैसी है। एक खत्म होती है, दूसरी चालू हो जाती है ना। जैसे कि यहां पर H2O था, हमें लगा बैलेंस है, जैसे ही सोडियम मिला हाइड्रोजन को धक्का मारेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। सही बात है, ऐसी इच्छा हो जाएगी। फिर यहां पर हम इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवा देंगे, फिर ये Na जो है Cl के साथ चले जाएगा, H जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो फिर से ये जो अभिक्रिया है सतत रूप से बार बार लगातार चलती ही रहेगी, और यौगिक बनने का जो अंत है वो नहीं होगा, कुछ ना कुछ बनेगा ही हर बार, बाय प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कुछ ना कुछ हर बार निकलेगा ही। और यही हमें डाल्टन ने बताया था अपने चौथे नियम में। तो एक एक करके चारों नियम देख लो, इसके बाद में परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान की बात होगी, जो कि होगा हमारा अगला लेक्चर, है ना। इस वाले लेक्चर में सिर्फ इतना ही कि द्रव्य एक द्रव्य अविभाजित परमाणु से बड़ा है। उदाहरण हमने लड्डू का उठाया था, अब तुम किसी धातु का उठा सकते हो कि धातु को यदि आप छोटा करोगे तो कण बनेंगे। क्या बनेंगे? कण। कण को और ज्यादा छोटा करोगे तो हो सकता है अणु बने, अणु को और ज्यादा छोटा करोगे तो हो सकता है परमाणु बने। और ये जो परमाणु है ये अविभाज्य है, ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। परंतु हम जानते हैं कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, जिससे हमें आगे चल के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो ये वाला जो कथन है ये क्या बोलते हैं, सही साबित नहीं हुआ कि कौन सा कथन गलत है, क्या क्या सीमाएं हैं उसकी। तो पहली सीमा यही कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है आज की टेक्नोलॉजी से। दूसरा जो है, किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म वाले होते हैं। उदाहरण हमने लोहे का लिया था, हमने उसे परमाणुविक लेवल तक छोटा छोटा करके किया, कणों के रूप में बना लिया। हमने एक कण उठाया रैंडम, उसका परमाणु ज्ञात किया, हमने दूसरा परमाणु उठाया, उसका द्रव्यमान ज्ञात किया। तो हमने ये देखा कि सभी का द्रव्यमान एक जैसा ही आया, और हमने ये देखा कि जब चुंबक के प्रति उन्हें चुंबक के साथ संपर्क में लाया गया तो सभी आकर्षित होने लगे। ठीक है, जस्ट लाइक आपने धूल के कणों को लिया, उसमें लोह चुंबकत्व गुण होंगे तो वो चुंबक के प्रति आकर्षित होंगे। ठीक है, इसके अलावा सोने के यदि आप लोगे तो सोने का द्रव्यमान जो है सभी परमाणुओं का जो सोने के अंदर होंगे सभी का एक जैसा ही होगा, सभी में एक जैसी चमक होगी, कम ज्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा जब आप इसको कंपेयर करोगे, इसके द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान, तो दोनों अलग अलग होंगे। इसके गुणधर्म और इसके गुणधर्म दोनों के अलग अलग होंगे। इसकी बनावट अलग अलग होगी, इसके भौतिक गुण और इसके भौतिक गुण अलग अलग होंगे। लोहा मजबूत होता है, सोना मजबूत नहीं होता। ठीक है, लोहा सस्ता आता है सर, सोना सस्ता नहीं आता। तो हमें वैल्यू नहीं जस्टिफाई करनी है, हमें गुणधर्म जस्टिफाई करने हैं। ठीक है, थर्ड पे अब आते हैं कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो जल बनता है। जैसे कि हमने हाइड्रोजन के 2 परमाणु या हाइड्रोजन के 4 परमाणु लिए थे और ऑक्सीजन के 2 परमाणु लिए थे, इससे हमें प्राप्त हो गया H2O। इसी प्रकार से यदि आप एक Na लेंगे और एक Cl लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा NaCl का एक बड़ा अणु। एक Na लिया, एक Cl लिया, दोनों को मिलाया, यहां पर आपके पास में एक बड़ा अणु प्राप्त हो जाएगा NaCl का, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से ऐसे रहेंगे। आगे हमने गए चौथे नियम पे, तो चौथा नियम हमें बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो है वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं, न ही इन्हें बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर मोटे मोटे रूप से बात जो की गई है वो की गई है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। ठीक है, और ये आज तक लागू होता है, अभी भी लागू होता है, सभी जगह लागू होता है। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया कि कैसे Na जो है वो जल के साथ मिलकर NaOH बना देता है और H2 गैस बाहर निकल जाती है। Na HCl के साथ मिलकर NaCl तथा H2 गैस बना लेता है, और यही NaOH यदि हम फिर से HCl के साथ अभिक्रिया करवा दे तो NaCl और H2O भी बना देता है। तो अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जो आपको समझनी है। यहां आके इस लेक्चर को विराम देने चाहेंगे हम। कल फिर से परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान पर बात होगी, कैसे इनकी खोज हुई थी और इससे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।